इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के मुतालिक। नाउन के मुतालिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये होता है किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम। क्लॉज के मुतालिक भी हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्लॉज एक बड़े जुमले के अंदर एक छोटा जुमला होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी होता है। सब्जेक्ट वो शख्स या चीज़ होती है जिसके मुतालिक जुमले में कुछ बताया जा रहा होता है, जबकि उस शख्स या चीज़ के अमल को कहते हैं वर्ब। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं एक नाउन क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें नाउन मौजूद होता है। इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। She decided that she would become a teacher, यानी उसने ये फैसला किया कि वो एक टीचर बनेगी। ये एक खासा लंबा जुमला है। अगर इसे दो हिस्सों में तोड़ा जाए तो पहला हिस्सा होगा शी डिसाइडेड, यानी उसने फैसला किया, और अब दूसरे हिस्से में बताया जा रहा है कि उसने क्या फैसला किया, दैट शी वुड बिकम अ टीचर, यानी वो एक टीचर बनेगी। इस जुमले के पहले हिस्से में हम देख सकते हैं यहाँ लफ्ज़ शी जो है ये एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए हम लिख रहे हैं लेटर एस, और जबकि लफ्ज़ डिसाइडेड जो है यह है एक एक्शन वर्ड, इसके लिए हम लिख रहे हैं वी वर्ब के लिए। अब देखते हैं जुमले के इस दूसरे हिस्से को। यहाँ लफ्ज़ शी जो है ये भी एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसके लिए हमने लिखा है लेटर एस, और वुड बिकम ये इसका इशारा है एक्शन की तरफ, लिहाजा ये है एक वर्ब। और चूंकि यहाँ ये एक से ज़्यादा अल्फाज हैं यानी दो अल्फाज हैं तो इसे हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। तो जुमले के इन दोनों हिस्सों में लफ्ज़ शी का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक प्रोनाउन है, यानी इसे किसी लड़की या खातून के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। और इस जुमले में ये इतला दी गई है कि जिस खातून ने फैसला किया है कि वो क्या बनेगी तो उसके फैसले के मुताबिक वो बनेगी एक टीचर। और लफ्ज़ टीचर जो है यहाँ क्या है, ये एक नाउन है। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि ये जुमले का ये जो पहला हिस्सा है शी डिसाइडेड, चूँकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी मौजूद है, लिहाजा ये है एक क्लॉज। और इसी तरह से जुमले का ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही मौजूद हैं, लिहाजा ये भी एक क्लॉज है। और चूँकि इसमें एक नाउन भी मौजूद है, लिहाजा जुमले का ये हिस्सा कहलाया जाएगा एक नाउन क्लॉज। इस बात को और भी अच्छी तरह समझने के लिए हम इसके मुकाबले में देखते हैं एक नाउन फ्रेज, जिसे हम पहले ही एक वीडियो में समझ चुके हैं। मिलकर इसे पढ़ते हैं। शी डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, यानी उसने टीचर बनने का फैसला किया। तो इस जुमले में लफ्ज़ शी जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए लेटर एस लिख रहे हैं। डिसाइडेड टू बिकम ये है इसका वर्ब, जबकि टीचर के जो अल्फाज हैं ये मिलकर बना रहे हैं एक नाउन फ्रेज, जिसमें टीचर का लफ्ज़ जो है वो एक नाउन के तौर पर मौजूद है, इसीलिए इसे नाउन फ्रेज कह रहे हैं। और फ्रेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ मौजूद नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में अगर पहली एग्जाम्पल को देखा जाए तो उसमें ये बात बताने के लिए कि सब्जेक्ट ने क्या फ़ैसला किया, एक छोटे से जुमले का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही मौजूद हैं, लिहाजा ये है एक नाउन क्लॉज। तो आसान अल्फाज में इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि जब किसी जुमले में अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप मौजूद हो जो कि एक नाउन का काम दे रहा हो, और वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हों लेकिन वो एक मुकम्मल जुमले की तरह से ना हो, यानी उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, तो वो कहलाया जाएगा नाउन फ्रेज। जबकि अगर किसी जुमले में अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप मौजूद हो जो कि एक नाउन या प्रोनाउन का काम दे रहा हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद हो, यानी वो एक छोटे से जुमले की तरह से हो, तो वो फिर कहलाया जाएगा नाउन क्लॉज। अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। शी अंडरस्टूड वॉट एवर आई टोल्ड हर, यानी उसे समझ आ गया जो कुछ मैंने उसे बताया। तो इस जुमले के पहले हिस्से में बताया जा रहा है शी अंडरस्टूड, यानी उसे समझ आ गया, जबकि जुमले के दूसरे हिस्से में तफसील से बताया जा रहा है कि उसे क्या समझ आ गया। और ऐसा करने के लिए एक छोटा सा जुमला इस्तेमाल किया गया है जो कि इस बड़े जुमले का
ایک چھوٹا حصہ ہے. واٹ ایور آئی ٹولڈ ہر یعنی جو کچھ میں نے اسے بتایا. اسے ہم ایک چھوٹا سا جملہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ہے آئی، اور ٹولڈ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ورب. تو آئی ہے سبجیکٹ جبکہ ٹولڈ ہے ورب. تو یہاں موجود ہے ایک عمل کا ذکر اور عمل کو کرنے والے کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، لہٰذا اس طرح سے یہ ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہے. پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہی بات کہلائی جاتی ہے ایک جملہ. اور جب یہ ایک جملہ ایک بڑے جملے کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے تو یہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ یہ کہلایا جاتا ہے کلوز. اور اس کلوز کے اندر لفظ ہر جو ہے یہ ہے ایک پروناؤن. تو جب کسی کلوز کے اندر ناؤن یا پروناؤن موجود ہو، جیسے کہ یہاں لفظ ہر جو ہے وہ اس کلوز کا اہم حصہ ہے، لہٰذا کلوز کی یہ قسم کیا کہلائی جائے گی؟ ناؤن کلوز. اور یہاں ناؤن کلوز جو ہے وہ کام دے رہا ہے ایک ناؤن یا پروناؤن کا. اس بات کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اگر ہم اس جملے کے دوسرے حصے کو کٹ کر کے اس کی جگہ لفظ می لکھ دیں تو یہ ہو جائے گا شی انڈرسٹوڈ می. تو می کیا ہے؟ یہ بھی ایک پروناؤن ہے، لیکن دی گئی اگزامپل میں می کی جگہ وٹ ایور آئی ٹولڈ ہر کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ الفاظ پروناؤن می کی جگہ استعمال ہوئے ہیں یا پھر یہ اس جملے کے اندر ایک پروناؤن کا کام دے رہے ہیں. تو اب ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے جملے کے اندر جو ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جو کہ ناؤن یا پروناؤن کا کام دیتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے ناؤن کلوز. تو ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ناؤن کلوز کیا ہوتا ہے. A noun clause does the work of a noun or a pronoun. It has its subject and verb. یعنی ایک ناؤن کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک ناؤن یا پروناؤن کا کام دیتا ہے ایک جملے کے اندر، اور اس کا اپنا ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی ہوتا ہے. تو یہ تھی ناؤن کلوز کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.